ज्यादा नींद, ज्यादा थकावट नहीं होगी। आलस्य खत्म करने का पूरा रहस्य हम आज के इस वीडियो में रहस्यमयी कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 3 पुत्र थे। काफी समय तक सत्ता संभालने के बाद अब राजा समय रहते अपने राज्य की कमान किसी योग्य के हाथ में देकर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहते थे। वैसे तो इसके लिए वे अपने 3 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, परंतु वे ऐसा करके वे अपने 3 पुत्रों में किसी प्रकार का कोई कलह पैदा नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने 3 पुत्रों में योग्यता के आधार पर राज्य के अगले उत्तराधिकारी का निर्णय करने की सोची। राजा का यह फैसला राजकुमार को ही नहीं वरन मंत्री गणों को भी काफी पसंद आया, क्योंकि योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी का चयन होने से आगे भी राज्य का भविष्य उज्जवल रहने की पूरी उम्मीद थी। अब सवाल यह था कि राजा अपने 3 पुत्रों में सबसे योग्य का चयन कैसे करें। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ काफी मंथन किया। एक दिन राजा ने अपनी 3 बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे अंदर अब पहले जैसी शक्ति और सामर्थ्य नहीं रहा। ऐसे में मैं वक्त रहते अपने अगले उत्तराधिकारी अर्थात राज्य के अगले शासक का चयन कर देना चाहता हूं, जिससे आगे चलकर मेरे न रहने पर इस बात को लेकर तुम तीनों में किसी प्रकार का संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। राज्य की सत्ता में उसके हाथ में देना चाहूंगा जो राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक समझा सके और उसे ठीक से निभा सके। उसमें वह योग्यता हो जिससे वह प्रजा की समस्याओं का ठीक ढंग से निवारण कर सके और उनकी रक्षा कर सकें। ऐसे में तुम तीनों में सत्ता की कमान उसे देना चाहूंगा जो तुम तीनों में सबसे योग्य हो। राजा की ऐसी बातों को सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। राजा ने फिर कहा, मैं तुम तीनों के मध्य कुछ प्रतियोगिताएं रखूंगा, जिसमें जो सूद को सबसे बेहतर साबित करेगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए अगला दिन निर्धारित किया। अगले दिन सुबह राजा ने अपने 3 बच्चों को अपने पास बुलाया, जहां राजा ने अपने बड़े लड़के से एक काठ का उल्लू बनाने को कहा। उसने दूसरे बेटे को मिट्टी का उल्लू बनाने को कहा। वही उसने अपने सबसे छोटे बेटे को कागज पर एक खूबसूरत उल्लू बनाने को कहा। काम देने के बाद राजा ने अपने 3 बेटों से कहा, मैं शाम को आकर तीनों का काम देखूंगा। जिसका काम सबसे अच्छा होगा मैं उसे राजा बनाऊंगा। पिता के जाने के बाद दोनों बड़े बेटे अपने काम को पूरा करने के लिए तन मन से जुट गए। वहीं राजा का तीसरा बेटा जो थोड़ा आलसी था, वह थोड़ी ही देर काम करने के बाद थकावट महसूस करने लगा। उसने पास रखे पलंग पर लेटकर थोड़ा आराम करने की सोची। पलंग पर लेटते ही वह अपने राजा बनने के बाद अपने सुनहरे भविष्य और अपने ऐशो आराम की कल्पनाओं में डूब गया। उसे लगने लगा कि अब तो उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे जिस चीज की इच्छा होगी वह वस्तु अगले ही पल उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। हालांकि बीच बीच में उसका मन ख्यालों से निकलकर काम की तरफ भी लौटता, मगर जब भी वह काम की ओर देखता तो उसे आलस्य पूरी तरह घेर लेता। उसे लगता कि यह काम काफी आसान है, ऐसे में थोड़ा आराम करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वह उसे कुछ ही समय की मेहनत में उसे पूरा कर लेगा। देखते ही देखते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को थी, मगर उसके ख्याली सपनों का न तो अंत हुआ और न उसने काम को शुरू किया। लेकिन देर होता देख मन ही मन उसके अंदर छटपटाहट सी होने लगी थी। अब देर हो रही है, उठो और काम शुरू करो। एक मन उससे बार बार कहता कि मगर तब तक उसका आलसी मन उसके पैरों को जोर से जकड़ लेता और उसे लेटे रहने और ख्यालों में डूबे रहने के लिए मजबूर कर देता है। तभी अचानक पिता के आने की आहट ने उसके शरीर में मानो 4 चली बोल्ट का करंट पैदा कर दिया हो। वह पिता की आवाज को सुनते ही घबरा गया, क्योंकि उसने तो अभी तक तो काम शुरू भी नहीं किया था। ऐसे में वह भागकर काम करना शुरू कर दिया। अभी उसने काम शुरू ही किया था कि तभी उसके पिता वहां आ धमके। पिता को सामने पाकर वह और ज्यादा घबरा गया। वहीं बेटे के इस आधे अधूरे काम को देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से जिस तरह की काम की अपेक्षा की थी, बेटे ने उसके बिल्कुल विपरीत काम किया था। ऐसे में पिता का क्रोधित होना स्वाभाविक था। पिता के गुस्से को देखते हुए बेटे ने कहा कि बस बस हो गया है पिताजी। ये कहकर अपने काम में लग गया, मगर पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, समय अब खत्म हुआ। तुम्हें जितना वक्त मुझे देना था मैं दे चुका हूं। अब बारी तुम्हारे किए काम को जानने की है। तुमने अपना कार्य बिल्कुल भी पूरा नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम इस राज्य के राजा बनने के योग्य नहीं हो।
बल्कि इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य तुम्हारे दोनों बड़े भाई हैं, जिन्होंने अपना कार्य बड़ी ही सफाई से और समय रहते पूरा कर लिया है। तब छोटे बेटे ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था, इसीलिए मैं अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका हूँ। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते हैं कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की ऐसी बातों को सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका अवश्य दूंगा। अगले दिन राजा ने बड़े लड़के को बाग में गिरे समस्त पत्तों को इकट्ठा करने एवं उन्हें गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते उन्होंने बेहद कठोर शब्दों में उससे कहा कि ध्यान रहे, इस कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर तुम इस प्रतियोगिता से सीधे बाहर हो जाओगे। इसके बाद राजा ने अपने दूसरे पुत्र को एक महुए के बाग में बुलाया, जहां ढेर सारे महुए पेड़ के नीचे बिखरे पड़े थे। राजा ने दूसरे पुत्र से सभी महुआ को उठाने और उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। जाते जाते राजा ने उसे भी प्रतियोगिता को गंभीरता से लेने और किसी भी प्रकार की गलती न करने के लिए सचेत किया। आखिर में राजा अपने तीसरे बेटे को फूल वाले बाग में बुलाया और उससे नीचे जमीन पर गिरे हुए सारे फूलों को इकट्ठा करने एवं उन्हें ठीक से गिनकर टोकरी में रखने को कहा। इस प्रकार राजा अपने तीनों बच्चों को काम सौंपकर वहां से चले गए। शाम को वे अपने बेटों को दिए गए कार्यों मूल्यांकन करने के लिए निकले। राजा पहले और दूसरे बेटे के काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों ने ही कार्य को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते हुए समय रहते ही पूरा कर लिया था। ऐसे में अब बारी थी अपने तीसरे बेटे के किए को जानने की। वैसे तो राजा को अपने दोनों बेटों की तरह ही अपने तीसरे बेटे की योग्यता एवं क्षमता पर पूरा भरोसा था, परंतु तीसरा बेटा पिता के जाने के बाद बाघों के बीच लेटे हुए अपने राजा बनने के बाद अपने द्वारा किए जाने वाले राज्य में अहम बदलाव को खींचने और लंबे चौड़े एक्शन प्लान बनाने में लगा रहा। और इस प्रकार आलसी बेटे ने फिर पूरा दिन बस अपने आराम तलबी और ख्याली पुलाव बनाने में गवा दिया। थोड़ी ही देर में उसे राजा की आवाज सुनाई दी। राजा की आवाज सुनते ही वह घबरा गया, क्योंकि अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ था और इधर राजा के आने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसे में वह काफी तेजी से दोनों हाथों से बाग में गिरे फूलों को उठाकर टोकरियों में भरने लगा। हड़बड़ाहट में वह किसी जानवर की तरह बाग में आधा लेटे लेटे कर फूलों को टोकरियों में भरने लगा। अभी उसकी एक टोकरी भी पूरी नहीं भरी थी कि तभी राजा उसके सामने आ खड़े हुए। राजा को देखते ही पहले से ही पसीने में लटपट छोटा बेटा और घबरा गया और बस बस हो गया है पिताजी, ये कहकर अपने काम में लग गया। मगर पिताजी ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें हर बार और वक्त चाहिए, मगर वो मैं नहीं दे सकता। तुम एक बार फिर फेल हुए हो, इस बार तुम क्या कहना चाहोगे? छोटे बेटे ने अपनी वही पुरानी बात दोहराई। तब नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। असल में मेरा काम उन लोगों से थोड़ा कठिन था, इसीलिए मैं अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर सका हूं। अगर मुझे भी वैसा ही काम मिला होता तो आप देखते हैं कि मेरा भी काम उनकी तरह समय से पूरा हो गया होता। पिता को बेटे की दोबारा वही बात सुनकर उन्हें पहले तो बहुत गुस्सा आया, परंतु एक राजा का दायित्व निभाते हुए उन्होंने उसे एक आखिरी मौका देने की सोची। अगले दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने महल के पीछे बुलाया। महल के पीछे एक बहुत बड़ा सा कुआं था। राजा तीनों बेटों को कुएं से थोड़ी दूर ले गए। पहले ही से थोड़े बड़े आकार के गड्ढे खुदे हुए थे। राजा ने कहा, इस बार तुम लोगों को मैं एक ही जैसा काम देना चाहता हूं, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो और कोई ये ना कह सके कि मेरा काम दूसरे वाले के काम से कठिन था। मैंने यहाँ 3 समान गड्ढे खुदवा रखे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम तीनों इन गड्ढों में से अपने लिए एक एक गड्ढे को चुनकर उसमें सामने वाले कुएं से पानी लाकर डालो। जिसका गड्ढा सबसे पहले भरेगा मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। राजा के जाने के बाद राजा के दोनों बड़े बेटे तन मन से काम में लग गए। वही तीसरा बेटा गड्ढे से थोड़ी दूर बने एक झूले पर लेट गया। यह काम उसके लिए बहुत ही सरल था। ऐसे में वह जान गया कि उसे इस देश अगला राजा बनना अब तय है। ऐसे में उसने झूले पर लेटे लेटे एक बार फिर राजा बनने के बाद आगे की योजनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। इन्हीं योजनाओं पर विचार करते करते न जाने कब दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई। हालांकि इस बीच उसने कई बार उठकर काम करने की सोची, मगर कभी उसका मन नहीं हुआ तो कभी अभी तो बहुत समय है, थोड़ी और आराम करके फिर चलता है। इन्हीं सब बहाने में उसका सारा दिन निकल गया।
तभी अचानक उसकी नजर ढल रहे सूरज पर पड़ी। कुछ वह समझ गया कि एक बार फिर उसने काफी देर कर दी है। ऐसे में वह तेजी से कुएं की तरफ दौड़ा और जल्दी जल्दी पानी भरकर उसे गड्ढे में डालने लगा। उसने थोड़े ही समय में बहुत ढेर सारी मेहनत की, परंतु यह क्या, उसकी मेहनत तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। वह गड्ढे में जो भी पानी डालता वह पलक झपकते ही कहीं गायब हो जाता। दोबारा से जब वह पानी लेकर आता तो गड्ढे में एक बूंद भी पानी नजर नहीं आता। थोड़ी ही देर में वह झल्ला गया, क्योंकि एक थी सूरज को डूबने की जल्दी पड़ी थी, जब दूसरे गड्ढे में पानी ठहरने का नाम ही नहीं, जिसके कारण पानी डालते ही मिट्टी सारा पानी सोख लेती थी। ऐसे में उसकी मेहनत निरर्थक जा रही थी। हालांकि काफी प्रयासों के बाद गड्ढे में थोड़ा पानी जरूर आ गया, मगर तब तक लगभग अंधेरा होने को था। तीसरे बेटे ने समझ लिया कि यह काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। पिताजी ने बहुत सोच समझकर यह काम उन्हें सौंपा था। वे जानते थे कि इन गड्ढों को भरना इतना आसान नहीं होगा जितना कि दिख रहा है, मगर पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब बेचारा छोटे से गड्ढे तक की दौड़ ऐसे लगा रहा था जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। वैसे यह एक सच भी था, ट्रेन छूट ही रही थी। उसके सुनहरे भविष्य की थोड़ी देर में ही राजा का वहां आना हुआ। राजा को देखते ही दोनों बेटे काफी खुश हुए। उनके द्वारा सुबह से की जा रही अथाह मेहनत के बाद अब उन्हें पिता से मिलने का एक अच्छे फल का इंतजार था। वहीं तीसरे बेटे ने पिता को सामने देखते ही मिट्टी के घड़े को कुएं में फेंक दिया। ऐसा करके उसने अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं कर दिया था। राजा ने दोनों बेटों के कार्यों को देखने के बाद सीधे तीसरे बेटे के पास पहुंचे और बोले, क्यों, आज तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? आज तो मैंने तुम्हें वही काम दिया है जो इन दोनों को दिया है। अब बताओ, तुमने मेरे द्वारा दिए गए कार्य को कितना पूरा किया? पिता की बातों का उसके पास कोई जवाब न होने के कारण उसने एक बार फिर पिता से कहा, बस पिताजी, थोड़ी देर और बस हो ही गया है। मगर पिता ने कड़े शब्दों में कहा, नहीं, बस अब इससे ज्यादा में और समय मैंने तुम्हें नहीं दे सकता। अब समय खत्म हुआ, अब बारी परिणामों की है, में समय है तुम सबके कार्यों के मूल्यांकन का। ऐसा कहकर पिता खुदे हुए गड्ढों की तरफ बढ़ गए। उन्होंने बारी बारी से सभी गड्ढों को देखा, मगर परिणाम फिर वही थे। दोनों बेटों के गद्दे पानी से लबालब थे। वही छोटे बेटे के गद्दे में पानी इतना ही था मानो जैसे भूमि पूजन हुआ हो। पिता को ऐसे में अपने छोटे बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अब बताओ, इस बार तुम क्यों फेल हो गए? अब क्या तुम्हारा गड्ढा उन सबसे बड़ा था, या कोई और वजह बताना चाहोगे कि जिससे यह समझा जा सके कि तुम्हारा काम दूसरों से कठिन था? तुम कब तक झूठे बहाने से हकीकत को छुपाते रहोगे? तुम कब जागोगे? आज तुमने अपने जीवन का सबसे सुनहरा मौका गवा दिया। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमताएं हैं जो इनमें हैं। मैं जानता हूं कि तुम किसी भी मामले में इन दोनों से कम नहीं थे, मगर आलस्य में हर काम को आगे और आगे टालते जाने की आदत ने तुमसे इस देश की सत्ता पाने का भावी मौका छीन लिया। राजा ने फिर कहा, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि एक ऐसा शख्स इस देश की सत्ता संभाले जो खुद एक नंबर का आलसी हो। ऐसा आलसी व्यक्ति कभी भी किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा सकता, क्योंकि वह किसी भी काम को तुरंत करने की बजाय उसके लिए आगे की तारीख तय करने में मेन भरोसा करता है। ऐसे शख्स को इस देश का उत्तराधिकारी बनाकर मेन देश के भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकता। आखिर कैसे कोई राजा अपने देश के भविष्य को अपने ही हाथों गर्त में धकेल सकता है? राजा ने अपने दोनों बड़े बेटों को आधे आधे राज्य की कमान सौंप दी, कर स्वयं को जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह स्वयं अपने भविष्य को निरंतर गर्त की ओर धकेलने का कार्य करता है। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपने अंदर से आलस्य रूपी विकार को दूर भगाना होगा। दोस्तों, अक्सर हम सभी थोड़ा या ज्यादा पर आलस से जरूर घिरे रहते हैं। जो काम किसी भी वक्त किया जा सकता है, उस काम के लिए भी हम दिन और मुहूर्त तय करते हैं, और कभी कभी तो उसका दिन और मुहूर्त कभी आता ही नहीं। वह दिन प्रतिदिन दलता चला जाता है और फिर वही आसान सा काम काफी कठिन लगने लगता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो वह काम हमें डराने भी लगता है। हम उससे दूर भागने लगते हैं। उस काम के बारे में हम फिर सुनना भी नहीं चाहते और एक दिन उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आलस्य एक प्रकार का विकार है जो कम या ज्यादा हर किसी में जरूर होती है। हम इसे अपने से जितना दूर रख पाएंगे, खुद से जितना दूर भगा पाएंगे,
हम अपने काम को उतने ही सही तरीके से पूरा कर सकेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति खुद एक प्रकार का अवरोध न बनकर उसे सही समय पर सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि आज से ही हम ये प्रॉमिस करें कि जो काम हमें मिला है उसे वक्त रहते पूरा कर दें। आलस्य एवं आराम को काम पूरा होने तक किसी भी हाल में अपने समीप नहीं आने देंगे। अगर हम ऐसा प्लान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी आलस हमारे काम में बाधक नहीं बन सकेगा। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। आनंद नाम का एक भिक्षु रहता था। आनंद अपनी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उन्होंने अपना दिन ध्यान करने, ग्रामीणों को पढ़ाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में बिताया। एक दिन गांव पर आलस्य का अभिशाप टूट पड़ा। लोगों ने अपने काम की उपेक्षा करना, इधर उधर आलस्य करना और सारी प्रेरणा खोना शुरू कर दिया। फसलें बिना काटे रह गईं, घर जर्जर हो गए और एक समय संपन्न समुदाय बिखरने लगा। आनंद अपने लोगों की पीड़ा को देखकर जानते थे कि उन्हें आलस्य के अभिशाप को तोड़ने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने माउंट एनलाइटनमेंट की छोटी की यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जहां यह कहा जाता था कि प्राचीन आत्माएं उन लोगों को अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए इंतजार कर रही थीं, जो इसे चाहते थे। पहाड़ की छोटी तक की यात्रा जोखिम भरी थी, जिसमें खड़ी चट्टानें, जोखिम भरे रास्ते और छाया में छिपे जंगली जानवर थे। लेकिन आनंद दृढ़ रहे। उनका विश्वास और दृढ़ संकल्प हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आनंद माउंट एनलाइटनमेंट के शिखर पर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात पूर्वजों की आत्माओं से हुई, जिन्होंने उन्हें आलस्य के अभिशाप का स्रोत बताया। आत्माओं ने समझाया कि आलस्य सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक बीमारी भी है। यह उद्देश्य की कमी, दिशा की कमी और किसी के आंतरिक स्व से जुड़ी व की कमी से उत्पन्न हुआ है। आनंद ने ध्यान से सुना, आत्माओं द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर लिया और फिर अपने भीतर नए ज्ञान की लौ जलाकर वह पहाड़ से नीचे उतरा और अपने गांव पर आए आलस्य के अभिशाप का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जब आनंद सेरेनिटी वैली लौटे तो उन्होंने ग्रामीणों को शहर के चौराहे पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया। अपनी आवाज में जोश और दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने उद्देश्य के महत्व, कड़ी मेहनत और विपरीत परिस्थितियों में कभी हार न मानने की बात कही। उनके शब्दों ने ग्रामीणों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी, जिससे दृढ़ संकल्प और उत्साह की भावना जागृत हुई, जो बहुत लंबे समय से सोई हुई थी। आनंद की बुद्धिमत्ता और करिश्मा से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर अपने समुदाय के पुनर्निर्माण और आलस्य के अभिशाप से मुक्त होने के लिए अथक प्रयास किया। और इसलिए अपने साहस, अपने समर्पण और मानवीय आत्मा की शक्ति में अपने अटूट विश्वास के माध्यम से आनंद ने ग्रामीणों को दिखाया कि उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। सेरेनिटी वैली गांव एक बार फिर फला फूला, पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट हुआ। कहानी का सार यह है कि आलस्य सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है बल्कि आध्यात्मिक स्थिति भी है। आलस्य पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को अपने आंतरिक स्व से उद्देश्य, दिशा और संबंध खोजना होगा। इन उपकरणों की मदद से कोई भी आलस्य की जंजीरों से मुक्त हो सकता है और जीवन में महानता हासिल कर सकता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, विलक्षण भिक्षु और आलस्य के विरुद्ध लड़ाई। एक रहस्यमय पर्वत के मध्य में केल नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। केल अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी कला के प्रति असाधारण समर्पण के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने, तारों के नीचे ध्यान करने और अपने मार्शल आर्ट कौशल को निखारने में अनगिनत घंटे बिताए। उनका अनुशासन बेजोड़ था और कई ग्रामीण दिल और आत्मा के मामलों पर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन मठ में खबर पहुंची कि पूरे देश में एक बड़ी बुराई फैल रही है। आलस्य का अभिशाप ग्रामीण काम करने, सृजन करने, महानता के लिए प्रयास करने की इच्छा खो रहे थे। केल को पता था कि उसे इस घातक शक्ति का मुकाबला करने के लिए तेजी से कार्य करना होगा, इससे पहले कि वह पहाड़ पर भी कब्जा कर ले। दृढ़ हृदय के साथ केल इस आलस्य अभिशाप के स्रोत को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। वह घने जंगलों, दुर्गम नदियों और ऊंचे पहाड़ों से होते हुए तब तक यात्रा करता रहा जब तक कि वह छाया की गुफा तक नहीं पहुंच गया, जो आलस्य की आत्मा का निवास स्थान माना जाता है। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, केल को एक भयावह अंधकार का सामना करना पड़ा, जो उसकी हड्डियों में समाता हुआ प्रतीत हो रहा था।
आलस्य की आत्मा उसके सामने घूमती हुई धुंध के रूप में प्रकट हुई, जो आराम और शालीनता के शब्द फुसफुसा रही थी, लेकिन केल दृढ़ खड़ा रहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मैं आपको कड़ी मेहनत और दृढ़ता की भावना को नष्ट नहीं करने दूंगा जो हम सभी के भीतर रहती है, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज गुफा से गूंज रही थी। आलस्य की आत्मा हंसी, जिससे केल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आप एक भिक्षु हैं, युवा और अनुभवहीन, आप मुझे हराने की आशा कैसे कर सकते हैं? केल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी शिक्षाओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए अपनी सांसें स्थिर कर लीं। ऊर्जा के अचानक विस्फोट के साथ उसने प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर छोड़ी, जिसने अंधेरे को भेद दिया और आलस्य की भावना को एक पल में दूर कर दिया। गुफा गर्म सुनहरी चमक से भर गई और केल को पता चल गया कि वह अपने मिशन में सफल हो गया है। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, सूरज उसके पीछे डूब रहा था। ग्रामीण उसकी बहादुरी से आश्चर्यचकित होकर इकट्ठा हो गए। केल ने उनके साथ कभी भी आलस्य के आगे न झुकने, हमेशा खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करने के महत्व को साझा किया। उनके शब्दों ने उनके दिलों में आग जला दी और जल्द ही गांव नई ऊर्जा और उद्देश्य से भर गया। और इस तरह मोख केल की किंवदंती और आलस्य के खिलाफ उनकी लड़ाई दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत पीढ़ियों को विपरीत परिस्थितियों में कभी हार न मानने की प्रेरणा मिली। क्योंकि सच्ची महानता केवल प्रतिभा में नहीं है, बल्कि हम सभी के भीतर मौजूद ज्वलंत जुनून से प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने में निरंतर प्रयास करने में निहित है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी। भारत की प्राचीन भूमि में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था, जो महानता के लिए किस्मत में था। सिद्धार्थ अपने तेज दिमाग, दयालु हृदय और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बावजूद सिद्धार्थ आलस्य से जूझते रहे। वह अक्सर खुद को उन कार्यों को टालता हुआ पाता था जिनमें प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती थी। उनके माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों ने उनमें इस दोष को देखा और लगातार उन्हें अपने आलस्य को दूर करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में देरी करने के बहाने ढूंढते रहते थे। एक दिन पूरे राज्य में बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान वृद्ध आर्षि के बारे में खबर फैल गई, जिसमें सबसे अप्रभावी आत्माओं को भी प्रेरित करने और बदलने की शक्ति थी। बुद्ध की बुद्धिमत्ता की कहानियों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने आलस्य का समाधान खोजने की आशा में उन्हें खोजने का फैसला किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद सिद्धार्थ अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध ने निवास किया था। बुद्ध ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया, जिन्होंने उस युवक की आंतरिक उथल पुथल को महसूस किया। सिद्धार्थ ने आलस्य से अपने संघर्ष और बदलाव की इच्छा को स्वीकार करते हुए बुद्ध के सामने अपने दिल की बात रखी। बुद्ध ने सिद्धार्थ की कहानी ध्यान से सुनी और फिर उसकी ओर गर्मजोशी से मुस्कुराए। वह सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे खिले हुए फूलों और चहचहाते पक्षियों से भरे एक शानदार बगीचे में ले गए। जब वे बगीचे में टहल रहे थे, बुद्ध ने सिद्धार्थ के साथ अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। बुद्ध ने धीरे से कहा, आलस्य के हर कार्य के पीछे असफलता का डर छिपा होता है। आलस्य पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को इस डर का सामना करना चाहिए और आगे आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धार्थ ने स्पंज की तरह बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य उसके अच्छे न हो पाने के डर का प्रकटीकरण था। नए दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धार्थ ने अपने डर का सामना करने और अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। महीनों तक सिद्धार्थ बुद्ध के पास रहे और सचेतनता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा के तरीके सीखे। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, आत्मचिंतन में लगे रहे और खुद को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की चुनौती दी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सिद्धार्थ को अपने भीतर एक परिवर्तन होता हुआ महसूस हुआ। एक दिन बुद्ध ने सिद्धार्थ को दूर पर उभरे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा। यह चढ़ाई खड़ी और जोखिम भरी थी, जिसने सिद्धार्थ के संकल्प और दृढ़ता की परीक्षा ली। अपने शुरुआती संदेहों के बावजूद सिद्धार्थ ने खुद को शिखर तक पहुंचाया और पहले जैसी उपलब्धि की भावना महसूस की। जैसे ही वह शिखर पर खड़ी हुआ, नीचे के विशाल विस्तार को देखते हुए सिद्धार्थ को अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय सिद्धार्थ, तुमने अपने आलस्य पर विजय पा ली है। याद रखें,
सच्ची ताकत चुनौतियों से बचने में नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करने में है, अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ। सिद्धार्थ ने बुद्ध को प्रणाम किया, उस आशी के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना महसूस की जिन्होंने उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति खोजने में मदद की थी। उस दिन से सिद्धार्थ ने अपना जीवन बुद्ध की जागरूकता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वह आलस्य से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा की किरण बन गए और उन्हें दिखाया कि खुद पर विश्वास और अपने डर का सामना करने की इच्छा के साथ कुछ भी संभव है। और इसलिए पूर्व आलसी युवा से प्रबुद्ध शिक्षक बने सिद्धार्थ की कहानी दूर दूर तक फैल गई और सभी को याद दिलाया कि महानता का मार्ग किसी के आंतरिक राक्षसों पर काबू पाने और उनके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने से शुरू होता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वें कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, आलसी बोधि को आत्मज्ञान। एक हलचल भरे शहर के मध्य में बोधि नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने आलस्य के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने दिन छायादार पेड़ों के नीचे झूले पर लेटे हुए सपनों में खोया हुआ बिताता था। उनके पड़ोसी अक्सर उनके बारे में शिकायत करते थे कि वे समुदाय में किसी भी तरह से योगदान नहीं दे रहे हैं। एक दिन खबर फैल गई कि एक महान आध्यात्मिक शिक्षक, जिन्हें प्रबुद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, उनके शहर से गुजर रहे थे। शिक्षक के ज्ञानपूर्ण वचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग एकत्रित हुए। हालांकि बोधि को कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपने आसपास के उत्साह को नजरअंदाज करते हुए अपने झूले में आराम करता रहा। जिज्ञासु प्रबुद्ध व्यक्ति बोधि के पास आए और उनसे पूछा, जब दुनिया में करने के लिए इतना कुछ है तो आप आलस्य में अपने दिन क्यों बर्बाद करते हैं? बोधि ने आलस्य से कंधे उचकाए और उत्तर दिया, इतनी आपाधापी का क्या मतलब है? जीवन क्षण भंगुर है और अंत में वैसे भी सब कुछ अनित्य है। प्रबुद्ध व्यक्ति जानबूझकर मुस्कुराया और बोधि को एक मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। उन्होंने उसे सचेतनता और आंतरिक शांति के तरीके सिखाने की पेशकश की, यह वादा करते हुए कि यह उसे उसके आलस्य से छुटकारा दिलाएगा और उसके जीवन में उद्देश्य लाएगा। उत्सुकतावश बोधि प्रबुद्ध व्यक्ति का छात्र बनने के लिए सहमत हो गया। उन्हें पहाड़ों में बसे एक शांत मठ में ले जाया गया, जहां उन्होंने आत्म खोज और ज्ञानोदय की अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही बोधि ने परिश्रम पूर्वक ध्यान का अभ्यास किया और प्रबुद्ध व्यक्ति की शिक्षाओं को सीखा, दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय बोधि को स्पष्टता के एक गहन क्षण का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका आलस्य संतोष का प्रतीक नहीं था, बल्कि असफलता और परिवर्तन के डर का प्रतिबिंब था। इस नई अंतर्दृष्टि के साथ बोधि ने उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना को अपनाया, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक नई भावना के साथ बोधि अपने शहर लौट आया, जहां उसने जीवन के प्रति अपने नए उत्साह से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने पड़ोसियों को उनके कामों में मदद की, बगीचों की देखभाल की और प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ अपने समय से प्राप्त ज्ञान को साझा किया। लोग आलसी बोधि को प्रेरणा और प्रेरणा की किरण में बदलने से आश्चर्यचकित थे। उनके भीतर हुए गहन परिवर्तन को स्वीकार करते हुए उन्होंने जल्द ही उन्हें बोधि प्रबुद्ध के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोधि ने शहर में सकारात्मकता और करुणा फैलाना जारी रखा, उसने जो सबक सीखा वह उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित करता रहा। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने लोगों को याद दिलाया कि सच्चा ज्ञान आलस्य में नहीं, बल्कि आत्म खोज और विकास की खोज में निहित है। और इसलिए आलसी बोधि ने सबसे अप्रत्याशित स्थानों में अपना उद्देश्य पाया, जिससे यह साबित हुआ कि सबसे प्रेरणाहीन आत्माएं भी सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ आंतरिक शांति और पूर्णता के लिए अपना रास्ता पा सकती हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, भारत की प्राचीन भूमि में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था जो महानता के लिए किस्मत में था। सिद्धार्थ अपने तेज दिमाग, दयालु हृदय और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बावजूद सिद्धार्थ आलस्य से जूझते रहे। वह अक्सर खुद को उन कार्यों को टालता हुआ पाता था जिनमें प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती थी। उनके माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों ने उनमें इस दोष को देखा और लगातार उन्हें अपने आलस्य को दूर करने के लिए प्रेरित कर
की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में देरी करने के बहाने ढूंढते रहते थे। एक दिन पूरे राज्य में बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान वृद्ध आर्ष के बारे में खबर फैल गई, जिसमें सबसे अप्रभावी आत्माओं को भी प्रेरित करने और बदलने की शक्ति थी। बुद्ध की बुद्धिमत्ता की कहानियों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने आलस्य का समाधान खोजने की आशा में उन्हें खोजने का फैसला किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद सिद्धार्थ अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध ने निवास किया था। बुद्ध ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया, जिन्होंने उस युवक की आंतरिक उथल पुथल को महसूस किया। सिद्धार्थ ने आलस्य से अपने संघर्ष और बदलाव की इच्छा को स्वीकार करते हुए बुद्ध के सामने अपने दिल की बात रखी। बुद्ध ने सिद्धार्थ की कहानी ध्यान से सुनी और फिर उसकी ओर गर्मजोशी से मुस्कुराए। वह सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे खिले हुए फूलों और चहचहाते पक्षियों से भरे एक शानदार बगीचे में ले गए। जब वे बगीचे में टहल रहे थे, बुद्ध ने सिद्धार्थ के साथ अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। बुद्ध ने धीरे से कहा, आलस्य के हर कार्य के पीछे असफलता का डर छिपा होता है। आलस्य पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को इस डर का सामना करना चाहिए और आगे आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धार्थ ने स्पंज की तरह बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य उसके अच्छे न हो पाने के डर का प्रकटीकरण था। नए दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धार्थ ने अपने डर का सामना करने और अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। महीनों तक सिद्धार्थ बुद्ध के पास रहे और सचेतनता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा के तरीके सीखे। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, आत्मचिंतन में लगे रहे और खुद को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की चुनौती दी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सिद्धार्थ को अपने भीतर एक परिवर्तन होता हुआ महसूस हुआ। एक दिन बुद्ध ने सिद्धार्थ को दूर पर उभरे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा। यह चढ़ाई खड़ी और जोखिम भरी थी, जिसने सिद्धार्थ के संकल्प और दृढ़ता की परीक्षा ली। अपने शुरुआती संदेहों के बावजूद सिद्धार्थ ने खुद को शिखर तक पहुंचाया और पहले जैसी उपलब्धि की भावना महसूस की। जैसे ही वह शिखर पर खड़ा हुआ, नीचे के विशाल विस्तार को देखते हुए सिद्धार्थ को अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय सिद्धार्थ, तुमने अपने आलस्य पर विजय पा ली है। याद रखें, सच्ची ताकत चुनौतियों से बचने में नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करने में है। अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ सिद्धार्थ ने बुद्ध को प्रणाम किया। उस आर्षि के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना महसूस की, जिन्होंने उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति खोजने में मदद की थी। उस दिन से सिद्धार्थ ने अपना जीवन बुद्ध की जागरूकता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वह आलस्य से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा की किरण बन गए और उन्हें दिखाया कि खुद पर विश्वास और अपने डर का सामना करने की इच्छा के साथ कुछ भी संभव है। और इसलिए पूर्व आलसी युवा से प्रबुद्ध शिक्षक बने सिद्धार्थ की कहानी दूर दूर तक फैल गई और सभी को याद दिलाया कि महानता का मार्ग किसी के आंतरिक राक्षसों पर काबू पाने और उनके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने से शुरू होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए।